नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आप सभी का AV97 क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम NCERT 10th क्लास जो अध्याय नंबर 4 हो हम डिस्कशन कर रहे थे। इससे पहले हम पार्ट नंबर 1 इसका हम अध्ययन कर चुके थे। औद्योगिकरण का विकास किस प्रकार हुआ और किस तरह परिवर्तन हुए वो हम डिस्कशन किया था। आज हम हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति है ये हम अध्ययन करेंगे। जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं ज़्यादा समय खराब न करते हुए। विक्टोरिया कालीन जो हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। कि विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में क्या थी कि मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। गरीब किसान, बेकार लोग कामकाज की तलाश में बड़ी संख्या में शहर को जाते थे। जो कह रहे कि विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। गरीब किसान है और बेकार लोग कामकाज की तलाश में बड़ी संख्या में शहर को जाते थे। जैसा कि आप आगे जानेंगे, जब श्रमिकों की बहुत ही वो ज़रूरत थी और वे वेतन गिर जाते थे, इसलिए उद्योगपतियों को श्रमिकों की कमी या वेतन के मद में बाहरी लागत जैसी कोई परेशानी नहीं थी। उन्हें ऐसी मशीनों से कोई दिलचस्पी नहीं थी जिसके कारण मजदूर छुटकारा मिल जाए और जिन पर बहुत ज़्यादा खर्चा आने वाला हो। बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती रहती थी। गैस घरों और शराब खानों में जाड़ों के दौरान खासा काम रहता था। कि बहुत सारे उद्योग श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती रहती। मौसम के आधार पे क्या है, जो घटती बढ़ती रहती थी श्रमिकों की जो मांग है कि ज़्यादा गर्मी होती तो कम, अगर सर्दी ज़्यादा होती तो उस टाइम कम ज़्यादा हो जाते थे। ये इस मौसम अकॉर्डिंग बता रहे हैं। जब गैस जो घरों और शराब खानों में जो सर्दी का टाइम था, जाड़ों के टाइम था, उस दिन खासा काम रहता था। इस दौरान उन्हें ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत होती थी। क्रिसमस के समय बुक बाइंडरों और प्रिंटरों को भी दिसंबर से पहले ही अतिरिक्त मजदूरों की दरकार रहती थी की ज़रूरत रहती थी। बंदरगाहों के जहाज़ों की मरम्मत और साफ सफाई या सजावट का काम भी जाड़ों में ही किया जाता था। जिन उद्योगों में मौसम के साथ उत्पादन घटता बढ़ता रहता था, वहाँ उद्योगपति मशीनों की बजाय मजदूरों को ही काम पर रखना पसंद करते थे। बहुत सारे उत्पाद केवल साथ ही तैयार किए जाते थे। कब किए जाते? साथ ही तैयार किए जाते थे। मशीनों से एक जैसे तय किस्म के उत्पाद ही बड़ी संख्या से बनाए जा सकते थे, लेकिन बाजार में अक्सर बारीक डिजाइन और ख़ास आकारों वाली चीज़ों की काफ़ी मांग रहती है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में 19वीं सदी के मध्य 500 तरह के हथौड़े और 45 तरह की कुल्हाड़ियाँ बनाई जा रही थी। कितने कि ब्रिटेन में 19वीं सदी के मध्य में 500 तरह के हथौड़े, 45 तरह की कुल्हाड़ियाँ बनाई जा रही थी। इन्हें बनाने के लिए यांत्रिक प्रौद्योगिकी नहीं बल्कि इंसानी निपुणता की ज़रूरत थी। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग, कुलीन और पूंजीपति वर्ग हाथों से बनी चीज़ों की तरजीह देते थे। हाथों से बनी चीज़ों को परिष्कार और सुरुचि का प्रतीक माना जाता था। फिनिश अच्छी होती थी, उनको एक करके बनाया जाता था, उनकी डिज़ाइन अच्छा होता था। मशीनों से बनने वाले उत्पादों को उपनिवेशों में निर्यात कर दिया जाता था। और ये लोहे की फैक्ट्री है, मजदूर है। उत्तर पूर्व इंग्लैंड विलियम बेल स्कॉट की पेंटिंग है, 1861 में ये दर्शाई जा रही है। और नेक्स्ट हमारा है पॉइंट, जिन देशों में मजदूरों की कमी होती थी
और वह उद्योगपति मशीनों का इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते थे ताकि कम से कम मजदूरों का इस्तेमाल करके अपना काम चला सके। 19वीं सदी के अमेरिका में नई यही स्थिति थी, लेकिन ब्रिटेन में कामगारों की कोई कमी नहीं थी। मजदूरों की ज़िंदगी क्या थी, कैसे उनका रहन सहन, कैसे उनका क्या बर्ताव उनके साथ व्यवहार होता था और कैसे उनको वसूलियत दी जाती थी, ये हम 2.1 मजदूरों की ज़िंदगी इसमें डिस्कशन करेंगे। जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में ज़रूर डालें। और आज हम मज़दूरों की ज़िंदगी है ये हम डिस्कशन करेंगे। बाज़ार में श्रम की बहुतायत से मज़दूरों की ज़िंदगी भी प्रभावित हुई कि मज़दूरों में जो बाज़ार में श्रम की है जो बहुतायत से मज़दूरों की ज़िंदगी भी प्रभावित हुई। जैसे ही नौकरियों की खबर गांव में पहुंची तो सैकड़ों की तादाद में लोगों के हुजूम शहरों में की तरफ चल पड़े कि बाज़ार में श्रम की जो है ज़्यादा मज़दूरों की जो श्रम की ज़्यादा ज़रूरत हुई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत हुई तो उनकी मज़दूरों की ज़िंदगी भी प्रभावित हुई। जैसे ही नौकरियों की खबर गांव में पहुंची तो सैकड़ों की तादाद में लोगों के हुजूम शहरों की ओर दौड़ पड़े थे और नौकरी मिलने की संभावना यारी दोस्ती कुनबे कुटुंब के जरिए जान पहचान पर निर्भर करती थी। जो नौकरी किस पे थी, जो जान पहचान के थे उन पे निर्भर करती थी। अगर जान पहचान का होगा तो उसको पहले ले लिया जाता था और अनजान को ये मान्यता नहीं मिलती कि नौकरी रखने के लिए। अगर किसी कारखाने में आपका रिश्तेदार या दोस्त लगा हुआ है कि भाई, अगर कारखाने में आपका रिश्तेदार है, अगर भाई है, फूफा है, मामा है, बुआ है, फूफी है, अगर नौकरी मिलने की संभावना ज़्यादा रहती थी। सबके पास ऐसे सामाजिक संपर्क नहीं होते जो रोजगार चाहने वाले बहुत सारे लोगों को अब तो इंतजार करना पड़ता था। पुलों के नीचे या रैन बसेरों में रात काटते थे। कुछ बेरोजगार शहर से बने निजी रैन बसेरों में रहते थे। बहुत सारे निर्धन कानून विभाग द्वारा चलाए जाने वाले अस्थायी बसेरों में रहते थे। बहुत सारे उद्योगों में मौसमी काम की वजह से कामगारों को बीच बीच में बहुत समय तक खाली बैठना पड़ता था। तो काम नहीं होता था तो क्या करते बेचारे, खाली बैठना पड़ता था। और काम का सीजन गुजर जाने के बाद गरीब दोबारा सड़क पर आ ही जाते थे। और काम का सीजन ख़त्म हो जाता था तो गरीब लोग क्या क्या करते, खाली रहते और सड़क पर आ जाते थे। कुछ लोग जाड़ों के बाद गांव में चले जाते, वहाँ इस समय काम निकालने लगता, लेकिन ज़्यादातर शहर में छोटा मोटा काम ढूंढने की कोशिश करते थे। 19वीं सदी के मध्य तक भी आसान काम नहीं था, बहुत बुरा हालात थी। और 19वीं सदी की शुरुआत में वेतन में कुछ सुधार आया। 19वीं सदी की शुरुआत में वेतन में सुधार आया, लेकिन इससे मजदूरों की हालत बेहतर काफ़ी नहीं चलती कि जो 19वीं सदी में वेतन में कुछ सुधार किया गया, कुछ उनका वेतन था बढ़ाया गया, परंतु इतना नहीं बढ़ाया गया जिससे उनका आय है, उनके घर का कामकाज है वो चल सके। इतना बेहतर जीवन नहीं चल पाता था क्योंकि इतनी थोड़ी थोड़ी बहुत है, बहुत थोड़ी है, ये इतनी इनकम बढ़ाई थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा उनकी आय पर। औसत आंकड़ों से अलग अलग व्यवसायों के बीच आने वाले फर्क और साल दर साल होने वाले उतार चढ़ाव छिपे रह जाते थे। मिसाल के तौर पर जब लंबे दो नेपोलियनी युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ी, मजदूरों की वास्तविक मूल्य में भारी कमी आ गई। उन्हें वेतन तो पहले जितना मिलता था लेकिन उससे पहले जितनी चीज़ें नहीं खरीद सकते। मजदूरों की आमदनी भी सिर्फ वेतन दर पर ही निर्भर नहीं रहती, रोजगार की अवधि भी बहुत सिर्फ वेतन दर पर निर्भर नहीं होती, रोजगार की अवधि भी बहुत महत्वपूर्ण थी। मजदूरों की औसत दैनिक आय इससे तय होती है कि उन्होंने उन्होंने कितने दिन काम किया। 19वीं सदी के मध्य में सबसे अच्छे हालात भी लगभग 10% शहरी आबादी निहायत गरीब थी। 1830 के दशक में आई आर्थिक मंदी जैसे दौरों में
बेरोजगारों की संख्या विभिन्न क्षेत्रों में 35 से 75% तक पहुंच जाती थी। बेरोजगार की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी से चिढ़ते थे। नई जो टेक्नोलॉजी आ रही थी, जो बेरोजगार मजदूर थे वो इस नई टेक्नोलॉजी से चिढ़ जाते थे और ऊन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू किया गया था। कौन सी मशीन का इस्तेमाल किया गया था? स्पिनिंग जेनी का था। हाथ से ऊन काटने वाली और इस तरह की मशीन पर हमला करने लगी। जेनी के इस्तेमाल पर यह टकराव लंबे समय तक चलता रहा। 1840 के बाद शहरों में निर्माण की गतिविधियां तेजी से बढ़ी। लोगों के लिए नए रोजगार पैदा हुए। सड़कों को चौड़ा किया गया। नए रेलवे स्टेशन बने। रेलवे लाइन का विस्तार किया गया। सुरंगें बनाई गई। निकासी और सीवर व्यवस्था बिछाई गई। नदियों के तटबंध बनाए गए। परिवहन उद्योग में काम करने वालों की संख्या 1840 के दशक में 2 गुना और अगले 30 सालों में से एक बार फिर 2 गुना हो गई थी। और नए शब्द क्या है? स्पिनिंग जेनी क्या है? जेम्स हरग्रीव्स द्वारा 1764 में बनाई गई इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया तेज कर दी। मजदूरों की मांग घटा दी। एक ही पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था। एक साथ कई धागे बनने लगते थे। उपनिवेशों में औद्योगिकरण। आइए अब हम भारत पर नज़र डालते हैं। भारत में उपनिवेश का औद्योगिकरण कैसे होता है। कारखाना उद्योग के साथ साथ गैर मशीनी क्षेत्र पर ध्यान देंगे और हमारा अध्ययन मुख्य रूप से कपड़ा उद्योग तक ही सीमित रहेगा। भारतीय कपड़े का युग 3.1 भारतीय कपड़े का युग, ये हम डिस्कशन करेंगे। मशीनी उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी सूती उत्पादों का ही दबदबा रहता था। कि मशीनी उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादकों का ही दबदबा रहता था। बहुत सारे देशों में मोटा कपास पैदा होता था। बहुत सारे देशों में क्या होता था? मोटा कपास। लेकिन भारत में पैदा होने वाला कपास महीन किस्म का था। आर्मेनियन और फारसी सौदागर पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते यहाँ की चीज़ें लेकर जाते थे। जो भारत की चीज़ें हैं, जो सौदागर थे, व्यापारी थे, वो किस और रास्ते की ओर आते थे? जो फारसी सौदागर थे, पंजाब से होकर अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते यहाँ चीज़ें हैं जो भारतीय है कपास लेकर जाते थे। यहाँ के बने महीन कपड़ों के थान ऊँटों की पीठ पर लाद कर पश्चिमोत्तर सीमा से पहाड़ी दर्रों और रेगिस्तान की पार ले जाते थे। मुख्य पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह से फलता फूलता समुद्री व्यापार चलता था। गुजरात के तट पर स्थित सूरत बंदरगाह के जरिए भारत की खाड़ियों लाल सागर के बंदरगाह से जुड़ा हुआ था। जो गुजरात के तट पर जो व्यापार स्थित है सूरत बंदरगाह के लिए भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाह से जुड़ा हुआ था। जो हमारा जो व्यापार होता था कौन से? गुजरात के तट पर और सूरत बंदरगाह के जरिए भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाह से जुड़ा था। भारत की खाड़ी और लाल सागर बंदरगाह से जुड़ा हुआ था। कौन सा है तट? गुजरात का तट और सूरत बंदरगाह के जरिए था। कोरमंडल तट पर मछलीपट्टनम बंगाल में उगली के माध्यम से भी दक्षिणी पूर्वी एशियाई बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार चलता था। कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई बंदरगाहों के साथ व्यापार खूब चलता था तो भारत के कौन से माध्यम से वो बाउंड्री बनाते थे? तो कोरमंडल तट और मछलीपट्टनम बंगाल में उगली के माध्यम से दक्षिणी पूर्वी एशियाई बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार चलता था। निर्यात व्यापार के इस नेटवर्क में बहुत सारे भारतीय व्यापारी और बैंकर सक्रिय थे। इस निर्यात व्यापार के इस नेटवर्क में बहुत सारे भारतीय व्यापारी और बैंकर जो सक्रिय थे, उत्पादन में पैसा लगाते थे, चीज़ों को लेकर जाते थे, निर्यातकों को पहुंचाते थे। माल भेजने वाले आपूर्ति सौदागरों के जरिए बंदरगाह नगर देश के भीतरी इलाकों से जुड़े हुए थे। ये सौदागर बुनकरों को पेशगी देते थे। बुनकरों से तैयार कपड़ा खरीदते थे, बंदरगाहों तक पहुंचाते थे। बंदरगाहों पर बड़ा जहाज मालिक निर्यात व्यापारियों के दलाल कीमत पर मोल भाव करते थे। आपूर्ति सौदागरों से माल खरीद लेते थे। 1750 के दशक तक
भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला ये नेटवर्क टूटने लगा था। 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला ये नेटवर्क टूटने लगा था। यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी। पहले उन्होंने स्थानीय दरबारों से कई तरह की रियासतें हासिल की थी। उसके बाद उन्होंने व्यापार पर इजारेदारी अधिकार प्राप्त कर लिया। इससे सूरत व हुगली दोनों पुराने बंदरगाह कमज़ोर पड़ गए। इन बंदरगाहों से होने वाले निर्यात में नाटकीय कमी आई। पहले जिस कर्ज से व्यापार चलता था वह खत्म होने लगा। धीरे धीरे स्थानीय बैंकर दिवालिया हो गए और 17वीं सदी के आखिरी सालों में सूरत बंदरगाह से होने वाले व्यापार का कुल 1.6 करोड़ रुपये से 1740 के दशक तक यह गिरकर केवल 30 लाख रुपये रह गया था। सूरत व हुगली कमज़ोर पड़ रहे थे। बम्बई और कलकत्ता की स्थिति सुधर रही थी। पुराने बंदरगाहों की जगह नए बंदरगाहों का बढ़ता महत्व औपनिवेशिक सत्ता की बढ़ती ताकत का संकेत था। नए बंदरगाहों के जरिए होने वाला व्यापार यूरोपीय कंपनियों के नियंत्रण था। यूरोपीय जहाज़ों के जरिए होता था। बहुत सारे पुराने व्यापारिक घराने ढह चुके थे। जो बच्चे रहना चाहते थे उनके पास भी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के नियंत्रण वाले नेटवर्क में काम करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इन बदलावों ने बुनकरों व अन्य कारीगरों की ज़िंदगी को किस तरह प्रभावित किया। 3.2 है, बुनकरों का क्या हुआ। 1760 के दशक के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता सुदृढ़ीकरण की शुरुआत में भारत की कपड़ा निर्यात में गिरावट नहीं आई। ब्रिटिश कपास उद्योग अभी फैलना शुरू नहीं हुआ। यूरोप में बारीकी भारतीय कपड़ों की भारी मांग थी, इसलिए कंपनी भारत से होने वाले कपड़े के निर्यात को ही फैलाना चाहती थी। 1760 और 1770 के दशक में बंगाल कर्नाटक में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने से पहले वे ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्यात के लिए लगातार सप्लाई आसानी से नहीं मिल पाती थी। बुने हुए कपड़े को हासिल करने के लिए फ्रांसीसी, डच, पुर्तगालियों के साथ साथ स्थानीय व्यापारी भी होड़ में रहते थे। इस प्रकार बुनकर और आपूर्ति सौदागर खूब मोल भाव करते थे। अपना माल सबसे ऊंची बोली लगाने वाले खरीदारों को ही बेचते थे। लंदन भेजे गए अपने पत्र में कंपनी की अफसरों ने आपूर्ति में मुश्किल और ऊंचे दामों का बार बार जिक्र किया था। लेकिन एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाने के बाद कंपनी व्यापार पर अपना एकाधिकार का दावा कर सकती थी। फलस्वरूप उसने प्रतिस्पर्धा खत्म करने लगे, लागतों पर अंकुश रखने और कपास व रेशमी से बनी चीज़ों को नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था लागू कर दी। ये काम कई चरणों में किया गया था। पहला, कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को खत्म करने तथा बुनकरों पर ज़्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की थी। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने, कपड़ों की गुणवत्ता जांच करने, वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। दूसरा, कंपनी को माल भेजने और बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी थी। इसके लिए उन्हें पेशगी रकम दी जाती थी। एक बार काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्जा दे दिया जाता था। जो कर्जा लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमास्ता को ही देना पड़ता था। वे किसी और व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। जैसे जैसे कर्जे मिलते गए महीने कपड़े की मांग बढ़ने लगी। ज़्यादा कमाई की आस में बुनकर पेशगी स्वीकार करने लगे। बहुत सारे बुनकरों के पास जमीन के छोटे छोटे पट्टे थे जिन पर वे खेती करते थे, अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी कर लेते थे। अब वे इस ज़मीन को भाड़े पर देकर पूरा समय बुनकरी में लगाने लगे। जब पूरा परिवार यही काम करने लगा तो बच्चे और औरत सभी कुछ न कुछ काम करते थे। लेकिन जल्द ही बहुत सारे बुनकर गाँव में बुनकरों और गुमास्तों के बीच टकराव की खबरें आने लगी। इससे पहले आपूर्ति सौदागर अक्सर बुनकर गांव में रहते थे। बुनकरों से उनके नज़दीकी ताल्लुकात होते थे और वो बुनकरों की ज़रूरतों को ख्याल रखते थे और संकट के समय उनकी मदद करते थे। नए गुमास्ता बाहर के लोग थे, उनके गांव से पुराना सामाजिक संबंध नहीं था। वे दबंग पूर्ण व्यवहार करते थे, सिपाहियों और चपरासियों को लेकर आते थे। माल समय पर तैयार न होने की स्थिति में
बुनकरों को सजा देते थे। सजा के तौर पर बुनकरों को अक्सर पीटा जाता था और कोड़े बरसाए जाते थे। अब बुनकर न तो दाम पर मोल भाव कर सकते थे और न ही किसी को माल बेच सकते थे। उन्हें कंपनी से जो कीमत मिलती थी वो बहुत कम थी। कर्जों की वजह से कंपनी से बंधे हुए थे। कर्नाटक और बंगाल में बहुत सारे स्थानों पर बुनकर गांव छोड़कर चले जाते थे। क्यों जाते थे? क्योंकि उन पर क्या हो रहा था, बहुत ही बुरा व्यवहार, उनको पीटा जा रहा था, इसलिए वो गांव छोड़कर चले जाते थे और इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा इस काम को छोड़कर जा रहे थे। अपने रिश्तेदारों के यहाँ किसी और गांव को करंदा लगा लेते थे। कई स्थानों पर कंपनी और उसके अफसरों को विरोध करते थे। गांव के व्यापारियों के साथ मिलकर बुनकरों ने बगावत कर दी। कुछ समय बाद बहुत सारे बुनकरों ने कर्जा लौटाने से इनकार करने लगे। उन्होंने कर्जे बंद कर दिए, खेतों में मजदूरी करने लगे थे। 19वीं सदी आते आते कपास बुनकरों के सामने नई समस्या पैदा हो गई थी। भारत में मैनचेस्टर का आना। भारत में मैनचेस्टर का आना क्या चीज़ थी, क्या है, ये हम डिस्कशन करेंगे। हमारा लास्ट पॉइंट है भारत में मैनचेस्टर का आना। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर हेनरी पतुल्लो ने कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफसर थे हेनरी पतुल्लो ने कहा कि भारतीय कपड़े की मांग कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया के किसी और देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता। ये बात ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर थे, उन्होंने कही थी। कौन थे अफसर? हेनरी पतुल्लो ने कहा था। लेकिन हम देखते हैं 19वीं सदी के शुरुआत में भारत का कपड़ा निर्यात में गिरावट होने लगी। लंबे समय तक जारी रहा। 1811-12 में सूती माल का हिस्सा कुल निर्यात से 33% था। 1885 में मात्र 3% रह गया। ऐसा क्यों हुआ? क्या था? जब इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ तो वहाँ के उद्योगपति दूसरे देशों में आने वाले आयात को लेकर परेशान दिखाई देने लगे। उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि आयातित कपड़े पर आयात शुल्क वसूल कर सके, जिससे मैनचेस्टर में बने कपड़े भारी प्रतिस्पर्धा के बिना इंग्लैंड के आराम से बिक सके। दूसरी तरफ उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाला कि ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाजारों में बेचे। 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन के वस्त्र उत्पादों के निर्यात में नाटकीय वृद्धि हुई। 18वीं सदी के आखिर में भारत में उत्पादों को न के बराबर निर्यात होता। 1850 तक आते आते सूती का आयात भारतीय आयात के 31% हो चुका था। 1870 तक ये आंकड़ा 50% से ऊपर चला गया। इस प्रकार भारत में कपड़ा बुनकरों के सामने दो समस्याएं थी। उनका निर्यात बाजार ढह रहा था, स्थानीय बाजार सिकुड़ने लगा था। स्थानीय बाजार में मैनचेस्टर के आयातित मालों में भरमार थी। कम लागत पर मशीनों से बनने वाले आयातित कपास उत्पाद इतने सस्ते कि बुनकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। 1850 के दशक तक देश के ज़्यादातर बुनकर इलाकों में गिरावट और बेकारी की किस्सों की भरमार थी। 1860 के दशक में बुनकरों के सामने नई समस्या खड़ी हुई। उन्हें अच्छी कपास नहीं मिल पा रही थी। लेकिन जब अमेरिकी गृह युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका से कपास की आमद बंद हो गई। ब्रिटेन बाहर से कच्चा माल मांगने लगा। बाहर से कच्चे कपास के निर्यात से इस वृद्धि से उसकी कीमत आसमान छूने लगी। भारतीय बुनकरों को कच्चे माल के लाले पड़ गए और मनमानी कीमत पर कच्ची कपास खरीदनी पड़ती थी। ऐसी सूरत में बुनकरों के सारे पेट पालना संभव नहीं था। 19वीं सदी के आखिर में बुनकरों और कारीगरों के सामने एक और समस्या आ गई। अब भारतीय कारखानों में उत्पादन होने लगा। बाजार मशीनों की बनी चीज़ों से पट गया था और ऐसे में बुनकर उद्योग किस तरह कायम रह सकता था। तो फैक्ट्रियों का आना हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज की सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।